तो कोई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक करवा दिया था? लास्ट क्लास में तो शायद पास में तुम लोग के डाउट्स करवाए थे ना। ये पानी स्क्रीन शेयर होगा कि तुम्हारे पास? बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक करवा दिया था? लास्ट क्लास में तो पासवर्ड के डाउट्स करवाए थे। टॉपिक कौन से चल रहा था? इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहाँ तक करवा दिए थे बताएं। कुछ याद है किसी को या भूल गए? इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ तक करवाया था? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है, इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कॉम्बिनेशन करा दिया था। ठीक ठीक ठीक। आज इसके आगे से कंटिन्यू करोगे? अगर इसके आगे से आप बात करते हैं। तो इसके आगे जो टॉपिक आपके पास इंक्लूड है वो है किरचॉफ लॉ। कौन सा लॉ आपके पास है? किरचॉफ का लॉ है। सीरीज है, पैरेलल था। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। है टॉपिक की हेडिंग डालो आपके पास किरचॉफ। सीरीज हो गया किरचॉफ। एक्चुअल में जब आपको डिफिकल्ट सर्किट सॉल्व करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो उसके लिए आप जिस लॉ का सहारा लेते हो वो कहलाते हैं किरचॉफ। किरचॉफ एक्चुअल में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इनहैंस फॉर्म है। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर सीरीज या पैरेलल में लगे होंगे तो उसमें करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, वोल्टेज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो इसमें आपके पास जो लॉ आप फॉलो करते हो सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन की कंबाइन में, उसको बोलते थे किरचॉफ करंट लॉ, जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से बात करना चाहता हूँ तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता था आपके पास, पहले वो देख लें। इसके तीन नाम हैं। इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें जो बात याद करने की है, जो एक मार्क की स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट क्या है आपके पास? वो स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, किरचॉफ जंक्शन और पॉइंट रूल। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जंक्शन का दूसरा नाम होता है नोड। क्या नाम होता है आपके पास? नोड। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो, दैट इज। जंक्शन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया नोड। क्या नाम होता है जंक्शन का? नोड नाम होता है। सबमिशन ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इस बात का मतलब क्या हुआ? राइट, इस बात का मतलब क्या हुआ वो समझ लें आप, कि किसी भी जंक्शन पे करंट का सम जो होगा वो जीरो के बराबर होता है। अगर मैं उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैंने स्टेटमेंट क्या कोट की है, इसमें से कोई ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आएगा किरचॉफ करंट लॉ को डिफाइन करो, ये पूरी की पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन है। राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो। और जंक्शन को दूसरा नाम क्या मैंने बताया था? नोड। तो सबमिशन ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। क्या लिखना पड़ेगा आपको? सबमिशन ऑफ आई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब मैं इसको डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो देख लिया आपके पास। अगर आप इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको मुझे नीचे आना होगा। ये एक डायग्राम मैंने लिखी है, एक डायग्राम बनी हुई है आपके पास। राइट, इस डायग्राम के अंदर
आपके पास ये जंक्शन है, इसको कहता हूँ मैं जंक्शन। दिस इज कॉल्ड जंक्शन। जहाँ पे आके डिफरेंट वायर ज्वाइन हो रही थी, यहाँ से करंट आ रहा था I1, यहाँ से करंट आ रहा था I2, ये दोनों करंट आके ज्वाइन हो गए जंक्शन पे, तो निकलेगा कहाँ से? यहाँ से निकल रहा होगा। तो इसका मतलब होगा I1 प्लस I2 का सम जो होगा वो यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा, जिसको मैं I3 कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं इसको? I3। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल्स टू I3। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये करंट था 3 एम्पियर का, ये करंट था 4 एम्पियर का, इसका मतलब होगा 3 एम्पियर भी इनकमिंग है, 4 एम्पियर भी इनकमिंग है, मगर एग्जिट कितना हो रहा है? जो एग्जिट हो रहा होगा उसका आंसर होगा 7 एम्पियर। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। इसको क्या कहते थे? किरचॉफ करंट लॉ कहते थे। क्या कहते थे इसको? किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ आपसे कहता था द समेशन ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन ऑन नोड इज जीरो। दैट इज कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। लिखो स्टेटमेंट इसकी, डायग्राम ये बनाओ, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। द सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन और नोड इज जीरो। करंट के पास अपना कोई करंट नहीं होता, जंक्शन पे अपना कोई करंट नहीं आता, इस पे जो करंट आएगा वो करंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब होगा जंक्शन के ऊपर जो करंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। क्या यहाँ तक कॉपी कर लिया? द सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड और जंक्शन इज जीरो। ये स्टेटमेंट थी किसकी आपके पास? किरचॉफ करंट लॉ की। किरचॉफ करंट लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि चार्ज कंजर्व रह रहा है। क्या रह रहा है? चार्ज कंजर्व। अब इस डायग्राम से शो हो रहा है, एक नोड के ऊपर I1 I2 जो थे वो इनकमिंग करंट थे, और I3 जो था वो आपके पास आउटगोइंग करंट था। तो I1 प्लस I2 बराबर होगा किसके? आपके पास I3 के। I3 इज आउटगोइंग, और आपके पास I1 and I2 are incoming। यहाँ तक अगर कॉपी कर चुके हैं तो फिर मैं इसके आगे की एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखो, I1 और I2 जो वो इनकमिंग करंट कराएंगे, इनकमिंग करंट हमेशा किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के। किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के बराबर होगा इनकमिंग करंट। अब देखिए इसकी दूसरी एग्जाम्पल। अब इसी की दूसरी एग्जाम्पल क्या बनेगी? अगर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, मैं उसकी दूसरी एग्जाम्पल की बात कर सकता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे आपको नोड नजर आ रहा है, राइट? अब इसमें कौन से इनकमिंग है, कौन से आउटगोइंग है, ये बताया मुझे। कौन से इनकमिंग है, कौन से आउटगोइंग है? अगर मैं इनकमिंग करंट की बात करूंगा, तो इनकमिंग करंट नजर आ रहे हैं I1 एंड I2, और आउटगोइंग नजर आ रहे हैं I3 I4।
जी, तो I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4 के। ये डायग्राम थी किसकी, किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ की। जितना करंट आएगा उतनी करंट क्या हो जाएगा, निकल रहा होगा। तो इसका मतलब होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 जो होंगे इनकमिंग करंट कहलाएंगे, बराबर होगा I3 प्लस I4 के। तो नोड के ऊपर अपना करंट नहीं होता। तो अब इसकी स्टेटमेंट और क्या लिखी हुई है, द करंट दैट फ्लो इनटू द जंक्शन मस्ट इक्वल टू द करंट फ्लो आउट ऑफ जंक्शन। जितना करंट नोड जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट इससे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो रहा होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ। कॉपी कर रहे हैं यहाँ तक। अब नीचे एग्जाम्पल की मैंने आपको एक, अब जो नीचे एग्जाम्पल की मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने। अब देखें यहाँ पे 5 एम्पियर जो था वो इनकमिंग था, 5 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3 और 2 में। तो उसका मतलब होगा I1 बराबर होगा I2 प्लस I3 के, तो 5 बराबर होगा 3 प्लस 2 के, इसके बराबर होगा 3 प्लस 2 के। अब मैं इसका समाधान देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसको अप्लाई किस तरह से। अब जो नीचे डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम की एक इक्वेशन लिख सकते हैं आप। इसमें आपके पास ये तो जंक्शन है, ये आपका क्या है, नोड है या जंक्शन है। ये तो तुम्हारा नोड हो गया, और नोड का दूसरा नाम होता था जंक्शन। अब आपके पास I1 नोड की तरफ आ रहा है, I2 यहाँ से निकल रहा है, I4 फिर आ रहा है, I3 निकल रहा है, और I5 इनकमिंग है। तो मैंने कहा था द करंट दैट फ्लो टू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीव फ्रॉम द जंक्शन। इस डायग्राम की इक्वेशन का लिख सकते हो, यहाँ पे I1 इनकमिंग है, I5 इनकमिंग है, और I4 इनकमिंग है। तो मैं लिखूंगा आपके पास क्या, I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर किसके होगा, I1 I4 I5 बराबर होगा I2 प्लस I3 के। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? I1 I4 I5 बराबर होगा I2 एंड I3 के। अब इस डायग्राम में, क्योंकि मैंने नेट से डायग्राम उठाई, ये डायग्राम गलत है। इसमें गलती क्या है, इसमें सारे के सारे करंट इनकमिंग है, इसकी इक्वेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि I1 भी नीचे की तरफ है, I2 भी नीचे की तरफ है टूवर्ड्स जंक्शन है, और I3 भी टूवर्ड्स जंक्शन है। तो ये किरचॉफ करंट लॉ को फॉलो नहीं करता, इट इज नॉट फॉलो। अगर मैं I1 का एरो ऑपोजिट बना दूं, क्या कर दूं, I1 का एरो ऑपोजिट बना दूं, तब आंसर हो सकता है। क्योंकि मैंने I1 का, अगर मैंने एरो इसके बजाय ये बना दिया तो फिर आपके पास पॉसिबल होगा। दिस इज नॉट I1। अगर ये डायग्राम होगी तो गलत है, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने ये डायग्राम कर दी कि I1 के एरो ऊपर की तरफ कर दिया, तो इसका मतलब होगा I2 प्लस I3 का सम बराबर होगा I1 के। तो आई कैन राइट I1 शुड बी इक्वल्स टू I2 प्लस I3। क्या ये बात समझ में आई आपको? लेकिन मुझे I1 का एरो ऑपोजिट बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ये एरो बनाऊंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, फिर ये आपके पास पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, रेजिस्टर को इस तरह से भी शो करते हैं। यहाँ से आपके पास I4 एग्जिट हो रहा है, यहाँ से I1 एग्जिट हो रहा है,
यहाँ पे I2 जो है वो इनकमिंग है और I3 इनकमिंग है, तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I4, I1 और I4 जो है वो आपके पास आउट गोइंग है, बराबर किसके होंगे, I2 प्लस I3। तो दैट इज द इक्वेशन। क्या यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने, उमर, मारिया, अरहम, आफिया, यहाँ तक कॉपी कर लिया है? अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया तो मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आपने बताना इसका आंसर क्या होगा। अब देखें रजिस्टर को इस तरह से भी शो करते हैं। अब इस डायग्राम में कितने जंक्शन हैं, एक जंक्शन तो ये रहा, इसको मैं ए का नाम देता हूँ, एक जंक्शन ये रहा, इसको मैं बी का नाम देता हूँ, एक जंक्शन ये रहा, इसको मैं सी का नाम देता हूँ। इसमें 3 जंक्शन है, राइट। अब मैं करंट की एरो दिखा रहा हूँ, दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 6 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर। एग्जामिनर पूछता है एक्स में, वाई में और जी में करंट की वैल्यू बताओ। एक्स कितना करंट होगा, वाई कितना करंट होगा, जी कितना करंट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। एक्स वाई जी की वैल्यू बतानी है अगर ये डायग्राम हो, बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। जी उमर, अरहम, आफिया, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये डायग्राम होती जिसमें 3 जंक्शन है, जंक्शन के नाम है ए बी सी, और रजिस्टर जो है जिनमें करंट अननोन है, उन करंट का नाम है एक्स वाई एंड जी। तो एक्स निकलेगा पहले, वाई निकलेगा, ये जी निकलेगा, ये डिसाइड करो एंड व्हाट इज द आंसर। और आंसर क्या होगा इसका, वो भी बताओ। X is 5, Y is 3 and Z is 8. X is 5, X is 5। नहीं x 5 कैसे हो गया, ये इसको तुम क्या समझ रहे हो, ये तो 2 एम्पीयर लिखा था मैंने, ये कितना लिखा है उमर, इसको तुम क्या समझ रहे हो, 5 लिखा है मैंने, ये 5 एम्पीयर है, तुम इसको क्या 3 समझ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये 5 था, ये 5 था, ये नॉट 3 नहीं था, ये 5 था, ये जो है वो 5 है। तो अगर ये 5 होगा और ये 2 होगा, इसका मतलब होगा x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7। सही है। तो 2 + 5, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू देखें, अब आपके पास कैसे मार्क करूंगा मैं, और x का करंट, x का करंट की डायरेक्शन क्या होगी, x के करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड टुवर्ड्स b, और उसकी वैल्यू होगी 7। ये बहुत लाइट लिख रहा हूँ मैं, जो x की वैल्यू होगी उसका एरो बनेगा नीचे की तरफ टुवर्ड्स b, और वैल्यू होगी 7 एम्पियर।
ठीक, अब ये 6 था और 3 निकल रहा था, इसका मतलब होगा y से भी कितना निकल रहा होगा, 3 जा रहा होगा टुवर्ड्स a, और ये हो जाएगा 3 एम्पियर, क्योंकि आपके पास अगर इधर से 6 आ रहा था तो 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आप मुझे बताओ z पे कितना हो जाएगा, z का आंसर होना चाहिए था 4 एम्पियर, कितना होना चाहिए था, 4 एम्पियर टुवर्ड्स a, बिल्कुल सही है। जी पे 10 कैसे होगा, 4 होगा, सही उम्र, हाँ 4 होगा।